क्या देखा था, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर खत्म किया। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में जो भी प्रिंसिपल सीखे वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए गए थे, दैट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो इनडायरेक्टली हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का मेजॉरिटी पोर्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से कवर कर लिया था, राइट। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने बोला कि अभी AS 13 का मेजॉरिटी पोर्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में खत्म कर ही लिया है, तो माइट एज वेल वो स्टैंडर्ड के बचे हुए जो भी पैराग्राफ्स है वो भी खत्म कर लेते हैं और उस पे जो क्वेश्चंस है वो भी खत्म कर लेते हैं। सो फिर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के जो 3 पैराग्राफ्स थे जो चैप्टर में कवर नहीं हो रहे थे, वो 3 पैराग्राफ्स हमने देखे, ओके, उस पे क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर ली। सो अब तक अगर वैसे देखा जाए तो रफली वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड 15 मार्क्स ऑफ सिलेबस, क्योंकि AS 13 पे अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो वो, और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे यूजुअली 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये हो चुका है। अब आगे क्या करना है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हमने इसके लिए ले लिया क्योंकि वो डेडिकेटेड चैप्टर था। अभी मैं और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेने वाली हूँ। हमारे पहले एक लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि हमें कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसमें से अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बट बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, वी नीड टू नो कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या। मतलब फाउंडेशन लेवल पे भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अभी भी हम कब से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में थोड़ा AS 13 बोल रहे हैं, बट एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। सो आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन स्टैंडर्ड, हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में हैं, ओवरऑल कितने हैं और हमारे सिलेबस में कितने हैं, इतना हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं ताकि कल से हम एक फ्रेश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर पाए। ओके, यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट्स? यस, ओके, चलो। सो लेट्स गो अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है और ये क्यों आया है, क्यों बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑलरेडी जो सिलेबस पढ़ रहे थे वो क्या कम था क्या कि इन्होंने और कुछ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया, तो ये होता क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से ही देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है, लेट्स से A लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है B लिमिटेड। दोनों एग्जैक्टली सेम बिजनेस होता है दोनों में। सपोज A लिमिटेड ने 2 पेन खरीदे, हमेशा का हमारा ये एग्जाम्पल, 10 रुपीज ईच, मतलब कितने रुपए में, या फिर नहीं, रुको इसमें मैं डेट्स डालती हूँ। अगर A लिमिटेड ने 2 पेन खरीदे, एक खरीदा लेट्स से 1 जनवरी को 10 रुपए में, और दूसरा खरीदा 15 जैन को 15 रुपीज में। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्पल हम देख चुके हैं सिमिलर। इसमें से एक, इसके पास A के पास 2 पेन है, इसमें से एक पेन उसने बेच दिया, तो सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? लेट्स से 20 रुपीज में बेच दिया। और एक पेन अभी भी वो A लिमिटेड के पास स्टॉक में है। ओके, एग्जैक्टली सेम चीजें B लिमिटेड की भी हुई है कि B लिमिटेड ने भी 2 पेन खरीदे, एक पहले 1 जैन को 10 रुपए में, एक 15 जैन को 15 रुपए में। ये 2 पेन में से B ने भी एक बेच दिया 20 रुपए में, और दूसरा अभी भी उसके पास है स्टॉक में। एग्जैक्टली सेम हुआ है, ठीक है। अब A लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, तो A लिमिटेड बना रहा है अपना ट्रेडिंग P&L। अब मुझे बताओ A लिमिटेड के ट्रेडिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे 2 परचेजेस आएगा, कितना आएगा परचेजेस, कितना है 10 + 15 25, 25 का परचेजेस आएगा। सेल्स आएगा, बाय सेल्स 20, करेक्ट। और कुछ आना चाहिए क्या ट्रेडिंग
यार डन है, आई एम गुड टू गो। प्रॉफिट निकाल सकती हूँ क्या मैं, या और कुछ लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में? क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक तुम लिखोगे ही नहीं तो प्रॉफिट आएगा नहीं। क्यों? याद करो एकदम फाउंडेशन के दिन। प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विच वी लर्न इन सीए फाउंडेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंटर में ट्रेडिंग अकाउंट और उसका लॉजिक बहुत चैप्टर्स में लगने वाला है, तो ये कभी भूलना ही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम प्रॉफिट कब निकाल पाएंगे? जब यहाँ पे होगा सेल और ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये मैच होता है तब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। यस और नो? यस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा कि हमने टोटल गुड्स खरीदे थे, टोटल पेन खरीदे थे 2, लेकिन हमने बेचा 1 है, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमें सिर्फ 1 पेन का कॉस्ट चाहिए उधर। तो 1 पेन जो बेचा ही नहीं है उसका कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में से बाहर निकाल देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करके बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे तुम। अगर तुम्हें याद होगा तो फाउंडेशन में इन्वेंट्रीज करके एक चैप्टर पढ़े हैं हम, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करना है वो सीखे हैं। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड? अब यही सेम क्वेश्चन पता होता है क्या हमें कौन सा वाला सेल होता है? इन्वेंट्रीज चैप्टर में क्या सीखे हैं हम? लगाओ तो। यही तो प्रॉब्लम फाउंडेशन में डील किया था ना, कि अगर दोनों पेन एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा पेन बेचा गया है और कौन सा पेन स्टॉक में है, तो जो पेन स्टॉक में है उसका वैल्यू तुम कैसे निकालते हो? ओके काव्या, सपोज ए लिमिटेड तुम्हारी है, तुम्हें बोला है कि तुम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करो, तुम कितने पे वैल्यू करोगी? बताओ, लगाओ लॉजिक्स जो अभी लगा रहे थे। 15 रुपीज। सो काव्या ने बोला कि मैम देखो, 2 पेन्स, when 2 पेन्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, आई डोंट नो विच पेन इज लेफ्ट इन द स्टॉक। सो मुझे अगर मेरे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालना है तो मुझे कोई कॉस्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और काव्या ने यूज किया कॉस्ट फॉर्मूला, कौन सा? फीफो। उसने बोला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अंदर आया वो पेन पहले बाहर चला गया, तो जो बाद में बिजनेस में आया वो रह गया स्टॉक में। तो इसके लिए काव्या का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई 15। अब प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। 35, 35 और यहाँ पे 2GP 10। सबको क्लियर है इधर तक? यस? लॉजिक समझ रहे, पट रहा है जो हुआ है? यस? ओके चलो लेट्स गो अहेड। बी लिमिटेड के पास जाते हैं। बी लिमिटेड के पास भी सेम ही चीजें हुई है, तो बी लिमिटेड ने भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। और बी ने भी अपने ट्रेडिंग में क्या लिखा? 2 परचेजेस 25, बाय सेल्स 20। ओके अब इसे भी बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना इसका भी प्रॉफिट नहीं आने वाला है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक। अभी सपोज बी लिमिटेड, किसको चाहिए बी लिमिटेड? योगिनी तुम ले लो, सपोज बी लिमिटेड तुम्हारा है, हाउ विल यू लाइक टू वैल्यू योर क्लोजिंग स्टॉक? LIFO method. Okay, everybody tell me, is LIFO method allowed? No, Yogini, LIFO method is not allowed. As per जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी ऐसे नहीं सीखा है डायरेक्टली, बट फाउंडेशन में इन्वेंट्रीज चैप्टर में था, LIFO मेथड हम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं आते हैं उस पर, वो देखा था हमने। और कोई मेथड योगिनी
जिससे आप वैल्यू कर सकते हो। एवरेज ले सकते हो, करेक्ट, राइट, एवरेज ले लो। कितना आएगा एवरेज? 10 और 15 का एवरेज कितना आएगा? क्विकली 12.5, करेक्ट। सो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 12.5। अब निकालो प्रॉफिट। 32.5 and your GP will be 7.5, परफेक्ट, ओके। अब आता है मेन मुद्दा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वो हमें आना ही चाहिए। इन्वेंट्री में हाउ डू यू इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर रेलिवेंट। नाउ इफ, अब देखो, इफ आई एम समबडी जिसके पास बहुत पैसा है, अजम्पशन मारो, है नहीं मेरे पास, एंड मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना मेरा पैसा किसी के तो बिजनेस में लगाना है। ओके, ये पेन मैन्युफैक्चरिंग वालों के बिजनेस में ही लगाना है। तो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कि मुझे या तो काव्या के बिजनेस में पैसा लगाना है या तो योगिनी के। अब मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, मुझे आपका ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओ, P&L दिखाओ। आई वॉन्ट टू नो कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट आई इन्वेस्ट माई मनी। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने जब काव्या का देखा ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें प्रॉफिट दिख रहा है 10 रुपए का, और जब मैंने योगिनी का ट्रेडिंग अकाउंट देखा तो उसमें प्रॉफिट दिख रहा है 7.5 का। तो मुझे बताओ, एज एन इन्वेस्टर, प्राइमा फेसी ओनली ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बाकी सब इंफॉर्मेशन अज्यूम करो कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ इसके ऊपर डिसीजन ले रही हूँ, तो मुझे किसका बिजनेस ज्यादा अच्छा लगेगा? काव्या का, राइट। मैं बोलूंगी इसमें लगाते हैं पैसा, क्यों? इसका प्रॉफिट 10 है। बट टेक्निकली मुझे बताओ कि इज काव्या's बिजनेस परफॉर्मिंग समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम योगिनी's बिजनेस? नो, rather they are performing exactly same। दोनों के परचेजेस एग्जैक्ट सेम है, सेल्स एग्जैक्ट सेम है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट सेम नहीं आया, क्यों? कौन था विलन ये स्टोरी में? क्योंकि तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक का प्रेजेंटेशन नहीं, वैल्यूएशन का तरीका गलत है। गलत नहीं है, डिफरेंट है, राइट। क्योंकि काव्या का क्लोजिंग स्टॉक है, उसके पास भी एक ही पेन बचा था, योगिनी के पास भी एक ही पेन बचा था, सारी चीजें सेम थी, लेकिन काव्या ने यूज कौन सा फॉर्मूला किया? फीफो। उसके वजह से उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई 15, और योगिनी ने यूज किया वेटेड एवरेज, उसके वजह से उसके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई 12.5। ये मेन पिक्चर का विलन है, इसकी वजह से दोनों का प्रॉफिट चेंज हो गया। ओके, नाउ नाउ कमिंग बैक टू, आप बोलोगे मैम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लॉजिक बताने वाले थे, ये कहाँ पे आ गया? अब समझो कि ये क्यों बताया मैंने। सी, अभी यही एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझेगा कि इवन दो हम सब लोग अकाउंट सीखते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि अकाउंट्स के रूल्स लोग तरह तरह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना चाहिए, ये सबको पढ़ाया गया है, तो काव्या ने भी किया और योगिनी ने भी किया, लेकिन एक ने फीफो यूज किया, एक ने वेटेड एवरेज यूज किया। तो अगर तुम अलग अलग तरीके से कुछ अकाउंटिंग करते हो, तो क्या तुम्हारे प्रॉफिट्स अलग अलग आ सकते हैं? यस और नो? यस। तो मुझे ये बताओ कि क्या कंपैरिजन इसके वजह से हैम्पर होता है? It is just because both of you used different methods of valuation, जबकि तुम्हारा business was identically same, yet your businesses showed different profits। ये क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग methods available है। अभी भी इसी अकाउंटिंग करने के बहुत सारे methods available है, अकाउंट्स में चीजें कैलकुलेट करने के मेथड्स अलग अलग अवेलेबल है। और अगर सब लोग, ये तो हमने दो मेथड्स देखे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करने के सिर्फ दो मेथड्स देखे, अगर दो लोग दो अलग मेथड्स यूज करते हैं तो भी उनका प्रॉफिट अलग आता है, जिसके वजह से कंपैरिजन में दिक्कत आ सकती है। सो डोंट यू थिंक कि अगर ऐसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के 100 तरीके हुए, तो 100 बिजनेसेस जिन्होंने आइडेंटिकल बिजनेस किया हुआ है, ओके, उन सबके 100 अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स आएंगे। Yes, and please understand, for somebody like me who is deciding where to invest my money, wouldn't it become very difficult? या फिर ये misleading नहीं हो जाएगा क्या? ये थोड़ा problematic हो जाएगा
कि सब सेम बिजनेस कर रहे हैं फिर भी सबका प्रॉफिट अलग अलग दिख रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अकाउंटिंग तुम अलग अलग तरीके से कर रहे हो। सो दैट इज वाई अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि अगर अकाउंटिंग करने के मल्टीपल तरीके अगर अवेलेबल है तो उस केस में तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तुम्हारे प्रॉफिट्स का पिक्चर, तुम्हारे फाइनेंशियल पोजीशन के पिक्चर्स भी अलग अलग दिख सकते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा कंपैरिजन हैम्पर होता है। एंड दैट इज वाई हमें कुछ तो ऐसे चाहिए था कि जो इस पे कंट्रोल लाए। ओके, इसके लिए दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए। मैम ठीक है, प्रॉब्लम तो समझा, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं समझा। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक टॉपिक उठाया जाता है। ओके, जैसे अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, कि इन्वेंट्रीज का अकाउंटिंग कैसे करना है, इस पे एक ये टॉपिक उठाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो स्टडी करेंगे कि दुनिया में इन्वेंट्री के अकाउंटिंग में कितने अलग अलग मेथड्स यूज हो रहे हैं। ओके, उनका पर्पस क्या होगा? इसमें से जो अननेसेसरी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है वो कम कर दो। वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोलेंगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दे विल गिव यू गाइडलाइंस कि जब भी आप आपके बिजनेस के इन्वेंट्री का अकाउंटिंग करते हो तो बस यही तरीके से करना है। वो इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे कि अगर बहुत सारे अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है अकाउंटिंग करने के लिए तो दे विल ट्राई टू रिड्यूस, दे विल से कि यू कैन नॉट यूज दिस मेथड्स एंड यू हैव टू यूज ओनली दिस मेथड। सो उससे क्या होगा, जब सब लोग सेम मेथड यूज करने लगेंगे तो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पर्पस कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाए जाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ट्रांजैक्शन का टाइप उठाते हैं और उसका अकाउंटिंग कैसे करना है उसका पूरा गाइडलाइंस देते हैं उसमें। और उसमें जो अननेसेसरी मेथड्स दुनिया में घूम रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ये नहीं करना है। They will try to bring those methods, they will try to reduce the alternate available methods and they will actually try to prescribe only one method कि बस ये चीज का अकाउंटिंग, the best way to do accounting of this thing is only this method। इसके वजह से क्या हो जाएगा, फिर अगर एक ही मेथड होगा तो सबके अकाउंटिंग स्टेटमेंट सिमिलर होंगे, कंपेरेबल होंगे। इधर तक क्लियर है? यस। फिर आप बोलोगे कि मैम लेकिन आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया, अब आप तो बोल रहे हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुके हैं, तो इन्वेंट्री पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है क्या मैम? यस, इन्वेंट्री पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 डील्स विद इन्वेंट्रीज। ये आप थोड़े हद तक फाउंडेशन में सीख चुके हो, बट आपको पता नहीं था कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने इन्वेंट्रीज के बारे में पूरी गाइडलाइंस दी है कि इन्वेंट्री क्या होती है, किसे इन्वेंट्री बोलते हैं, उसको वैल्यू कैसे करना है, एंट्री कैसे मारनी है, सब बताया हुआ है। तो फिर आप बोलोगे कि मैम देखो, आप तो बोल रहे हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक पर्पस होता है कि जो बहुत सारे मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग करने के उसे कम कर दो ताकि ये जो अभी प्रॉब्लम आया वो ना आ पाए। लेकिन मैम अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बन चुका है तो फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है अभी? आज भी दुनिया में लोग इन्वेंट्री फीफो से भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं एंड स्टिल दिस प्रॉब्लम विल परसिस्ट। यस और नो? ये प्रॉब्लम फिर भी आएगा अभी भी, इवन दो देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। क्यों हुआ ऐसे? बराबर से बनाया नहीं क्या उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सी प्लीज अंडरस्टैंड, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू रिड्यूस अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स। जितने भी अलग अलग बहुत सारे मेथड्स अगर अवेलेबल है तो वो रिड्यूस करना उनका काम है। वो सारे मेथड्स को, सारे अलग अलग मेथड्स को डिलीट करके बस एक ही मेथड फॉलो करनी है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कर सकता है। जहां पॉसिबल होगा वहां करेगा, लेकिन हर जगह वो पॉसिबल नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर सो मच डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। एग्जाम्पल ले लो कि तुम आजू बाजू ही तुम्हारे देखोगे कितने टाइप के अलग बिजनेसेस होते हैं। कोई बिजनेसेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेट्स टेक इन्फोसिस। इन्फोसिस सर्विस प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर बना के देता है। रिलायंस का बिजनेस अगर आप जियो ले लो तो वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में। कोई
रियल इस्टेट का कंपनी ले लो, वो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, ज्वेलर्स ज्वेलरी बना के बेचते हैं। सबके बिजनेस कितने अलग है, तुम्हें क्या लगता है इतने अलग अलग बिजनेस के लिए सबके लिए एक ही अकाउंटिंग मेथड फॉलो करना करेक्ट होगा क्या? नॉट नेसेसरीली, because nature of businesses are very different, their stock items are very different, their inventories are very different, so it becomes very difficult कि सारे अलग अलग businesses को बोले कि आप बस यही तरीके से अकाउंटिंग करो, शायद से वो टाइप का अकाउंटिंग उनके नेचर ऑफ बिजनेस को सूट नहीं करेगा। सो दैट इज वाई जो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उन्हें सिर्फ एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना पड़ता है, दे हैव टू थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल बिजनेसेस, एंड दैट इज वाई वो बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई चीज का अकाउंटिंग करने के 10 तरीके हैं या चलो 5 तरीके हैं, तो बोलेंगे कि इनमें से जो अट्टर अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स है, जो लॉजिकल है ही नहीं, वो स्ट्रिक्टली वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बोल देंगे यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट। सो दे विल ट्राई टू रिड्यूस, क्योंकि जितने कम अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगे उतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम वेरी होंगे। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे 2 या 3 ट्रीटमेंट्स तो कभी कभी उन्हें अलाउ करने ही पड़ते, कंसिडरिंग कि नेचर ऑफ बिजनेसेस आर वेरी डिफरेंट। एंड दैट इज वाई जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बनाया गया तो इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो उन्होंने गाइडलाइंस दिया कि बाबा इन्वेंट्री के कॉस्ट कैलकुलेट करने को प्रॉब्लम आता है, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो एक्सपर्ट्स ने हमें वो स्टैंडर्ड के जरिए गाइडलाइंस दी कि आप फीफो यूज कर सकते हो, आप वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो, हाँ लीफो करके भी एक मेथड है, लेकिन उनको समझा कि लीफो इज इलॉजिकल मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब कोई भी शॉपकीपर लास्ट में खरीदा हुआ माल पहले बेचेगा क्या, बताओ आप? लॉजिकली नहीं, सेंस ही नहीं बनता है। इंसान क्या बोलेगा, भाई पुराना माल पहले बेचते वरना वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दे सेड कि LIFO इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट रैशनल मेथड, इसके लिए उन्होंने LIFO खत्म कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर LIFO भी अवेलेबल होता तो इस केस में और एक ट्रेडिंग अकाउंट बन सकता था जिसमें स्टॉक LIFO के हिसाब से कैलकुलेट होता था और तभी स्टॉक की वैल्यू 10 होती थी और एक टाइप का प्रॉफिट निकल सकता था, लेकिन वो अलाउड है ही नहीं। अभी वो अलाउड नहीं है, इसके वजह से और एक टाइप का प्रॉफिट हट गया ना, यस और नो? यस, सो इट इज बिकॉज देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वो नेचर के ट्रांजैक्शंस को स्टडी किया जाता है, उसके जो मल्टीपल मेथड्स है वो स्टडी किए जाते हैं, उसमें जो इलॉजिकल इरैशनल मेथड्स है वो डिलीट किए जाते हैं, कैंसिल किए जाते हैं, आपको गाइडलाइंस दिया जाता है कि ये मेथड्स यूज नहीं करने हैं और बस ये अवेलेबल मेथड्स है जो आप यूज करो। इससे अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग पे रोक लगती है, नाम में ही लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग करने के प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज होते हैं, मतलब देर आर ओनली 2 or 3 मैक्सिमम डिफरेंट मेथड्स इन विच अ थिंग कैन बी अकाउंटेड, दैट ऑल्सो बिकॉज इट इज utmost necessary, and this will help you to increase the comparability of the financial statements. So this is one of the reason why do we have accounting standards. Is this absolutely clear? Yes, किसी को कोई डाउट? मैम नहीं समझा, कुछ भी डाउट है तो पूछो। ओके, सो अगर नो डाउट तो लेट्स गो अहेड। नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि एक टाइप का ट्रांजैक्शन उठाओ और उसके जो अलग अलग मेथड्स है अवेलेबल है वो कम करते जाओ, डिलीट करते जाओ, सिर्फ ये काम नहीं होता। सी, कैसे होता है कि काफी बार ट्रांजैक्शंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और ऐसे समझता है कि बहुत लोग उसे अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, या कुछ लोगों को अभी तक क्लियर ही नहीं है इसका अकाउंटिंग कैसे करना। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी करता है कि अगर कोई ऐसा एरिया दिखे जिसके अकाउंटिंग में बहुत कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं रहा उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, और समथिंग न्यू हैज कम अप ऑल टुगेदर एंड नोबडी नोज हाउ टू अकाउंट फॉर इट, so accounting standards will also come up with such type of transactions
एंड दे विल गिव यू डिटेल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स कि वो ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग कैसे करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आजकल बिटकॉइन काफी सुनते हो क्या, सुना है क्या आप लोगों ने, न्यूज पढ़ते हो? बिटकॉइन नाम की चीज कुछ सुनी है? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, दो ही लोगों ने सुनी है? सिर्फ सुना है, कुछ तो है। बाकी के लोग धरती पे ही रहते हो ना तुम, या मार्स पे रहते हो? न्यूज पढ़ो रे। इट इज मैंडेटरी दैट यू वैभवी बोल रही मैम प्लूटो पे रहते हैं। वैभवी योर इससे समझ गया है कि तुम और भी न्यूज नहीं पढ़ते हो। देयर इज नो प्लैनेट सच एज प्लूटो। प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट। यस, अब हम सोलर सिस्टम में जब प्लैनेट बोलते हैं तो प्लूटो नहीं होता है। ये सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया है उसको। प्लीज न्यूज पढ़ो। यू आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। सो कोई अच्छे एप्स डाउनलोड करो, इकोनॉमिक टाइम्स लो, मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। फाउंडेशन में हम पढ़ते थे, अभी ये आदत कंटिन्यू करो। और न्यूज़ पढ़ना है मतलब सलमान खान कौन से पार्टी में गया ये मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या हो रहा है यू शुड नो। आज लिखो, थोड़ा गूगल करो अबाउट क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। चलो, अब ये एग्जाम्पल तो मैं दे नहीं सकती हूँ, आप लोगों को कम पता है। फ्लिपकार्ट पता है सब लोगों को? ये तो पता ही होना चाहिए। ये पता नहीं हुआ ना तो भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन। मुझे बताओ कि जब तुम एकदम ही छोटे थे, एकदम याद करो, प्रोबेबली फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, क्या तब ऐसी कोई चीज थी क्या कि जब हम मोबाइल खोलते थे एंड ऑनलाइन वी यूज टू परचेज डायरेक्टली, ई मतलब एप्स पे से वी यूज टू डू ई शॉपिंग, ऐसा कुछ था क्या? नो, राइट, ऐसा कुछ होम शॉप 18 टेली शॉपिंग था वो टेली शॉपिंग नहीं, ये ई वाला शॉपिंग। सो ये नहीं था। सो बेसिकली जब ये आया तो क्या ये अलग टाइप का बिजनेस था, तो इसमें भी ट्रांजैक्शंस कुछ अलग तरीके से हो रहे थे। सो एट दैट टाइम प्रोबेबली व्हेन फ्लिपकार्ट केम फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब ये ई मार्केट्स फर्स्ट टाइम आए, ई बिजनेसेस, तो उस केस में मुझे बताओ जो लोग अकाउंटिंग कर रहे थे उनके लिए कितने सारे नए ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, एंड प्लस उसका अकाउंटिंग कैसे करना, कितना सारा कंफ्यूजन होगा। तो उस टाइम पे भी ऐसे हो सकता है कि इफ इट इज आइडेंटिफाइड दैट देयर आर सर्टेन अपकमिंग एरियाज इन द इकोनॉमीज, द वे पीपल डू बिजनेस हैज चेंज्ड, एंड दैट इज व्हाई हाउ थिंग्स नीड टू बी अकाउंटेड आल्सो नीड्स टू बी चेंज्ड, बट देयर इज नो प्रॉपर गाइडेंस। हाँ, जो लोगों को अकाउंट्स आता था वो अकाउंट्स के बेसिक्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स के हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे, बट अगेन ना कोई स्टैंडर्ड रूल्स, तो अगेन लोग अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करने का वापस स्कोप है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या था किसी को नहीं पता था। सो दैट इज वाई उस पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। तो जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा एरिया है जो अपकमिंग है जिस पे कोई अकाउंटिंग का गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस देने की जरूरत है, तो उस केस के में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन सकते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ऑल्सो बी फॉर्मुलेटेड टू गिव यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग accounting of such areas which are relatively new, और there is lot of confusion about accounting in that area। पता ही नहीं है कि उसका अकाउंटिंग कैसे करना, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता क्या है, जो अभी हमने बोला, टू समराइज और देखेंगे, बट टू समराइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक एक टाइप का ट्रांजैक्शन उठाता है और उसको पूरा स्टडी करता है कि ये ट्रांजैक्शन में क्या क्या हो सकता है और उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, कौन से ऑप्शंस आप यूज नहीं कर सकते, एंड विच इज द बेस्ट मेथड टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन दैट इज गिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो थोड़े हद तक क्लियर है क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है?
यस, ओके, सबको एब्सोल्युटली क्लियर? शैल वी गो अहेड? यस, अभी जो हमारा स्टडी मटेरियल है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर 1 का पार्ट है, ये भी आज हम पूरा नहीं कंप्लीट करने वाले, जितना रेलेवेंट है वो अभी, और इस चैप्टर का थोड़ा सा बाकी जो पार्ट है वो हम लास्ट में करेंगे सिलेबस कंप्लीशन पे। ये देखो, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ये बेनिफिट्स होते हैं, इसके लिए इन शॉर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। गाइस आवाज आ रही है क्या ठीक से? यस, सो हम पढ़ रहे थे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला बेनिफिट हमने कवर कर लिया है, विच इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। इस पे ही हमने काफ़ी देर तक बात की, जो अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग मेथड्स अवेलेबल है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कि एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करने के 10 तरीके। ओके, उनमें से अननेसेसरी मेथड्स को हटा दो और कुछ 3-4 मेथड्स बस अवेलेबल रखो, रैदर कम से कम और बेस्ट मेथड्स अवेलेबल रखो, सो टू स्टैंडर्डाइज कि बस यही तरीके से चीज़ें करनी है एंड अननेसेसरी मेथड्स को डिलीट कर देना। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, वो तो हमें क्लियर है, वो हमने पढ़ लिया है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर, राइट, ये पढ़ते हैं और मैं बताती हूँ कि क्या है। हाँ, पहले पॉइंट में और एक चीज मुझे बतानी है कि हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स को रिड्यूस करेगा, 0 तक तो लाना डिफिकल्ट हो जाता है। सो उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक चीज बोलता है, विच इज कि जब भी आप, सिंस कभी भी कुछ एरिया में, जैसे इन्वेंट्री के केस में, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक से ज्यादा मेथड्स अलाउ करता है, तो उस केस में आपने आपके अकाउंट्स बनाते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, आप कौन सी मेथड यूज करते हो ये आपने लिखना चाहिए। That is also given by accounting standard, because see, accounting standard will say my job was to reduce the treatments, I have reduced the treatment, but if accounting standard still allows 2 to 3 ways of doing a particular thing, then accounting standard says that आपने कौन सी method use की है, please mention about it in your financial statements, so that जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है एटलीस्ट उसको पता चले कि आपने कौन सी मेथड यूज की है। ओके, नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, ये क्या बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, लेट्स सी। देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, however accounting standards may call for appropriate disclosures of accounting policies followed and other required information in the financial statements, which would be helpful for the readers to understand the accounting treatment done for various items in those financial statements। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और एक बेनिफिट क्या होता है, कभी कभार ऐसे होता है कि वो ट्रांजैक्शंस के बारे में, सी, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन दोगे तो यूजर को समझना वो इजी हो जाता है, लेकिन कहीं भी लॉ में नहीं बताया गया होता है कि आप इसको, ये ट्रांजैक्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दो। जैसे सपोज सलोनी की कंपनी, ओके, अब सलोनी की कंपनी में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में अगर वो मुझे कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन दे तो एज अ यूजर मुझे वो अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन कोई भी लॉ अकॉर्डिंग, मतलब नो स्टैट्यूट, कोई भी लॉ सलोनी को बोलता नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट उसको, वो इंफॉर्मेशन उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी है। तो सलोनी देगी क्या खुद होके? यूजुअली नो। वो क्या बोलेगी, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बना रही हूँ, इसको बनाने में काफी टाइम जाता है, इसमें से भी लॉ ने जो कंपलसरी इंफॉर्मेशन बोली है मैं वही दूँ। लेकिन एज अ यूजर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे मिली तो मेरा डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ गया कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रांजैक्शन है, इससे रिलेटेड ये टाइप की इंफॉर्मेशन तो यूजर को मिलनी ही चाहिए, लेकिन कोई भी लॉ वो देने के लिए बोल नहीं रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डालेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा जब तुम ये ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग तो ऐसे करना ही है, लेकिन इन एडिशन टू दैट
वो ट्रांजैक्शन के बारे में ये 4 डिटेल्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने हैं. So this is one more benefit of accounting standard, because accounting standard will require you to give more information, or it may require you to give more information, disclosure about certain type of transactions which is not required by the law, but which is going to help the users. So that is also one more benefit of accounting standards. Are we clear? Yes. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फायदा क्या होता है? कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये इनडायरेक्टली थोड़ा पार्ट हमने कवर किया है. जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग करने के मेथड्स को कम कर देंगे, ऑटोमेटिक कंपेरेबिलिटी इंक्रीज होगी. क्योंकि अभी दो लोग या देर आर ओनली 2 or 3 मेथड्स ऑफ डूइंग और ऑफ रिकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. तो अगर सिर्फ 2 या 3 ही तरीके हैं एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना ईजी हो जाता है. सो दैट इज वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेरेबिलिटी बढ़ती है. सेकेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कि क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ने बनाए होते हैं कि ये चीज का अकाउंटिंग करने का बेस्ट तरीका है ये है. इसके वजह से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में, ओके, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है. यूजर को जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए बराबर से वही मिलती है. देखो, इन एडिशन टू इम्प्रूविंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा, क्रेडिबिलिटी मतलब आपको ज्यादा भरोसा होना चाहिए कि वो अकाउंटिंग डेटा कितना भरोसेमंद है. इट इज बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने अकाउंटिंग करने के स्ट्रिक्ट रूल्स बताए हुए हैं. तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल मेक श्योर कि वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड परफेक्ट इंफॉर्मेशन यूजर को मिले. एंड दैट इज वाई वो इंफॉर्मेशन ज्यादा भरोसे लायक होती है. तो इट इज बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर अकाउंटिंग डेटा इंक्रीजेस. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स improves comparability of the financial statements. ये तो कब का वही डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप अकाउंटिंग करने के तरीके स्टैंडर्डाइज करते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपेरेबिलिटी बढ़ती है. बट दे आर सेइंग कंपेरेबिलिटी दोनों लेवल पे बढ़ती है, विच इज इंट्रा एंटरप्राइज एंड इंटर एंटरप्राइज. व्हाट डज दिस मीन? इंट्रा एंटरप्राइज एंड इंटर एंटरप्राइज, कुछ डिफरेंस है क्या दोनों में? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स याद है? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स का मतलब क्या होता था? बोलो रे. विद डिफरेंट स्कूल्स, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अगर होंगे, इंटर ऑर्गेनाइजेशंस या इंटर एंटरप्राइज मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनेंशियल डेटा कंपेयर करना इजी हो जाता है. इंट्रा एंटरप्राइज मतलब एक एंटिटी का खुद का डेटा ओवर द ईयर्स. ओके, सी अंडरस्टैंड, देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ कंपैरिजन. एक, ए लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपेयर्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बी लिमिटेड. ये हो गया इंटर एंटरप्राइज. लेकिन जब मैं ए लिमिटेड के ही प्रॉफिट्स कंपेयर कर रही हूं फॉर 5 years, सो इंट्रा एंटरप्राइज मतलब वही एंटरप्राइज के खुद में कंपैरिजन हो रहा है लेकिन अलग अलग ईयर्स के डेटा में. तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं तो सिंस अकाउंटिंग करने के तरीके स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, आप आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरे के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी इजीली कंपेयर कर पाओगे इसके वजह से. प्लस आप आपके खुद के प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर द ईयर्स इजीली कंपेयर कर पाओगे. क्योंकि देखो, अगर ए लिमिटेड खुद ही पहले साल में फीफो यूज करता है, दूसरे साल में वेटेड एवरेज यूज करता है, तीसरे साल में लीफो यूज करता है, चौथे साल में और कोई मेथड थी वो यूज करेगा, 5वें साल में और कोई मेथड होगी यूज करेगा, तो ए लिमिटेड के खुद के 5 साल के प्रॉफिट्स कंपेरेबल नहीं होंगे. क्योंकि हर साल अगर आप इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का मेथड चेंज करते हो तो आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा. तो जब स्टैंडर्ड मेथड ही कम कर देगा तो आप खुद भी मैक्सिमम 1 या 2 ही मेथड यूज कर पाओगे.
वो भी स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट रूल बताता है कि आप मेथड कब चेंज कर पाओगे, जिसके वजह से ए लिमिटेड अपने पिछले साल के 5 साल के प्रॉफिट्स इजीली कंपेयर कर पाती है, क्योंकि सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज होते हैं। एंड सिंस दुनिया में भी अकाउंटिंग करने के मेथड्स लिमिटेड ही अवेलेबल है, आप दूसरे बिजनेसेस के साथ भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजीली कंपेयर कर पाते हो। आर वी क्लियर? ओके, अभी शायद से ऐसे लगेगा कि मैम ये सच में इतना इंपॉर्टेंट होता है क्या? तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके बिजनेसेस को कंपेयर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करके ही इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। सो आगे जाके सीए बन के भी आपको यही करना है। सो सच कंपेरिजन्स आर वेरी इफेक्टिव and most widely used tools for assessment of enterprises' financial health and performance by the users of financial statements for taking economic decisions. Example, whether or not to invest, whether or not to lend and so on. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके ही वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, वेदर टू गिव लोन टू दैट कंपनी, ये डिसाइड किया जाता है। And that is why making sure that comparability is there both inter and intra firms is extremely important, which is possible only because of accounting standards. Yes. और एक जो बेनिफिट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अनदर एडवांटेज है कि देर इज रिडक्शन इन द स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। व्हाट इज क्रिएटिव अकाउंटिंग? कभी सुना है क्या हमने? क्या होता है ये? नाम से क्या लग रहा है क्रिएटिव अकाउंटिंग? नहीं। हाँ, सलोनी बोल रहे हैं सिंस सलोनी इज क्वाइट क्रिएटिव। सलोनी का आंसर आ रहा है बराबर। सी हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, मतलब खुद का ही कुछ तो डाल रहे हैं उसमें एलिमेंट। सो वैसे वी हैव ऑलवेज हर्ड दैट पीपल आर क्वाइट स्मार्ट। वो क्या करेंगे, अगर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स या गाइडेंस नहीं ना दिया अकाउंटिंग के, तो वो ऐसे तरीके से अकाउंटिंग करेंगे जो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो। जैसे कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या इसका? सिंपल एग्जाम्पल ले लो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करना है कि उस साल का प्रॉफिट कम दिखाना है, तो आप जानबूझ के उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दोगे। यस और नो? अगर आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, लॉजिकली क्या होता है, मशीनरी हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, पूरे 5 लाख एक साथ P&L को जाते हैं क्या जब मशीनरी खरीदते हो? नहीं। लेकिन किसी को अगर जानबूझ के उस साल का प्रॉफिट कम दिखाना है, तो वो ऐसे कर सकता है कि मशीनरी को क्या करेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट कर देगा और डाल देगा। उल्टा भी कर सकता है, अगर किसी को अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है, तो जो उस साल के खर्चे हैं वो निकाल के कैपिटल एक्सपेंडिचर करके रिकॉर्ड कर सकता है। आपको ये सुनने में भी गलत लगेगा, आप बोलोगे मैम लेकिन कैसे करेंगे, ये तो अलाउड ही नहीं होता है अकाउंट्स में। एग्जैक्टली व्हाई इट इज नॉट अलाउड, बिकॉज इट इज गिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स। तो अगर ये रूल्स नहीं बनाए जाते, ये रूल्स आपको दिए नहीं जाते, तो सब लोग ऐसे क्रिएटिव अकाउंटिंग करते थे। अभी भी होता है क्रिएटिव अकाउंटिंग, ऐसे नहीं है नहीं होता है, पीपल आर वेरी स्मार्ट। बट ये क्रिएटिव अकाउंटिंग पे रोक लगाना है, वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पज ही डिफीट हो जाता है। लोग अपने फायदे के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करेंगे, और फिर उसमें किसकी वाट लगेगी? यूजर्स की, क्योंकि उनको तो गलत इंफॉर्मेशन दिख रही है और वो उसके बेसिस पे डिसीजंस ले रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू एक्चुअली करटेल क्रिएटिव अकाउंटिंग, कि ऐसा कुछ ना हो, लोग मिसयूज ना करें अकाउंटिंग का, इसके वजह से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और रूल्स देना बहुत जरूरी होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है कि ये ट्रांजैक्शन है ना, ये ऐसे ही अकाउंटिंग करना है, ये 2 मेथड्स अलाउ करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसमें भी ये ऐसे ही दिखना चाहिए। सो उससे क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होता है, स्टॉप होता है। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। स्टॉप से मतलब बेटर वर्ड होगा कि कम होता है, रिड्यूस होता है। ओके, सो इधर तक कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों लाए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं,
और यूजुअली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या दिखेगा, क्या ये क्लियर है? यस, ओके। अभी 1 मिनट रुको। राइट, अब हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि मैम ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों लाए गए, बेनिफिट्स वगैरह सब समझ गया। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है और ये बनते कैसे हैं? मुझे बताओ कौन बनाएगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अभी somebody, we understood that why it is necessary to have accounting standards, agreed, we understood everything, but ये बनाता कौन है? Who took the responsibilities? किसी को तो बनाने पड़ेंगे, किसी को तो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इन्वेंट्री के अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स चाहिए, तो इन्वेंट्री का अकाउंटिंग ढूंढो, मतलब वो टॉपिक लो, फिर उस पर स्टडी करो, फिर कौन से मेथड्स अवेलेबल है, इसमें से जो इरैशनल है उसे कट करो, अकाउंटिंग कैसे करना है उसके रूल्स दो, कौन सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी है वो बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक प्रेजेंट कहाँ पे होगा वो बताओ, ये सब करेगा कौन? So actually the responsibility of setting the standards or preparing the standards was taken by ICAI, क्योंकि it is the apex body of accounting. इंडिया में सबसे हाईएस्ट बॉडी विच डील्स विद अकाउंटिंग इज ICAI. तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टेकन बाय ICAI. ओके, अब ICAI में भी स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं हमें वो प्रोसीजर देखना है. सो ICAI ने क्या किया है, ICAI ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई हुई है और वो इंडिपेंडेंट बॉडी का नाम है ASB विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ओके, तो ICAI है, ICAI के अंदर एक बॉडी बनी हुई है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और वो ASB का काम है ये इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब ICAI का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो है ही, लेकिन ये एक ASB, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की. अब पहले तो समझ लेते हैं कि ये ASB में कौन कौन होता है. ओके, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये बोर्ड में कौन है? सो ये बोर्ड में सबसे पहले होते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज. ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज मतलब देर आर सर्टन ग्रुप्स लाइक एसोचैम, ASSOCHAM, दैट इज उसका फुल फॉर्म एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया. ओके, देन देर इज अ बॉडी कॉल्ड एज, बहुत सारे बॉडीज है, CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिर FICCI, ओके, दैट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अब बोलोगे मैम ये कौन से बॉडीज के नाम ले रहे हो, ये क्या होता है? सी, इंडिया में जो बिजनेसेस है इतने सारे, वो बिजनेसेस अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. जैसे एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय यूनियन होते हैं कि सारे एम्प्लॉयज का एक ग्रुप होता है कि कल होके अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एम्प्लॉय के साथ तो वो एकजुट होके वो यूनियन थ्रू लड़े. वैसे ही जो इंडिया में बिजनेसेस है, इंडस्ट्रीज है, उनके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं कि वो इंडस्ट्री को अगर वो बिजनेसेस को कोई प्रॉब्लम आए तो एज अ ग्रुप दे रिप्रेजेंट. सो वो गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि कुछ रूल्स बदलो, वो गवर्नमेंट्स को बोलते हैं कि ये रूल्स की हमें ये इंडस्ट्री को ज़रूरत है, एक्सपोर्ट्स में ये हो रहा है, इम्पोर्ट्स में ये हो रहा है. सो दीज आर नथिंग बट द ग्रुप्स ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया, डिफरेंट ग्रुप्स. Now you will think, man, why are they part of accounting standard board? Please understand, these are the people who are doing business. उनके बिजनेसेस का हमें अकाउंटिंग करना है, तो डोंट यू थिंक दे शुड कम एंड रिप्रेजेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, तो ये लोगों को वो बोर्ड में होना इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताएंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे होता है. जी, कभी कभी कैसा हो जाता है ना कि बुकिश कुछ चीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने बोला कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाऊंगी, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो मैंने कोई नए टॉपिक पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, एकदम थियोरेटिकली झक्का स्टैंडर्ड बनाया कि एकदम मस्त है, पढ़ने में लगता है अरे क्या अकाउंटिंग बोला है. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली जब आप वो अकाउंटिंग करने जाओगे, ये बिजनेसेस को वो अकाउंटिंग करना पड़ेगा. अगर आप बोलोगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो अकाउंटिंग करने के लिए, अब मैं बोलूंगी कि कुछ 15 साल बाद आप जो खर्चा करने वाले हो उसकी इंफॉर्मेशन निकालो, फिर उसको डिस्काउंट करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, उसका अकाउंटिंग करो,
लेकिन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पूछो ना भाई, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि नहीं. You are telling them that how the business transactions are going to be recorded. For that, you should know that how business transactions takes place. What is substance over form? याद है आप लोगों को पढ़ा हुआ? What is substance over form? कभी पढ़ाया है मैंने तुमको? ओके, पढ़ोगे आगे जाके. बट सुना तो मेरे मुंह से पक्का है तुम लोगों ने, जहां पे वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन rather than legality. ट्रांजैक्शन में एक्चुअली ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक फाइनेंशियल रियलिटी क्या है उस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं. तो ये सब चीजें कि वो ट्रांजैक्शन में एग्जैक्टली कैसे कंडक्ट होता है, ट्रांजैक्शन के प्रोसेसेस क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, कौन से लेवल का अकाउंटिंग हम कर सकते हैं, ये तब तक नहीं समझेगा जब तक जो लोग बिजनेस करते हैं वो हमें बताए ना. सो दैट इज वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उनके मेंबर्स में एक ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं, बिकॉज वी रिक्वायर देम टू टेल अस हाउ बिजनेस टेक्स प्लेस. इट इज ओनली आफ्टर दैट वी कैन प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग. ठीक है. और कौन होता है? रेगुलेटर्स भी होते हैं. रेगुलेटर्स, सो सी रेगुलेटर्स का मतलब क्या होता है? जो रेगुलेट करते हैं, जो बताते हैं कि ये चीजें ऐसी ही होनी चाहिए ताकि उधर कोई केओस ना हो. दे विल, हम स्कूल्स में भी क्या पढ़ते थे? रूल्स एंड रेगुलेशंस, that how you will do certain things, okay, so that there is no chaos. So वैसे रेगुलेटर्स होते हैं. जैसे मुझे बताओ, जब आप बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करते हैं, राइट? तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो कंपनीज लिस्टेड है, उन्हें रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी होती है क्या? उन्हें कंट्रोल करने वाली सेबी है, राइट? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो सेबी कंट्रोल करती है ये सारी चीजों को. वैसे आरबीआई रेगुलेट करती है बैंक्स को. ओके, इरडा करके होता है जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस वाले बिजनेसेस को. सो देर आर सर्टन रेगुलेटरी बॉडीज विच रेगुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस. जैसे आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करती है, सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ डील करता है. तो ये रेगुलेटर्स भी एएसबी का पार्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो भी अपने इनपुट्स देते हैं कि एज अ रेगुलेटर हमें चाहिए कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये चीजें आप दिखाओ, बिकॉज हमें बिजनेसेस रेगुलेट करने के लिए, बिजनेसेस कंट्रोल करने के लिए, लाइन में लाने के लिए वी विल नीड टू नो कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें वो बिजनेसेस के बारे में. तो वो बोलेंगे कि आप अकाउंटिंग कैसा करना है, जब ये प्रिस्क्राइब कर रहे हो, अकाउंटिंग करने का तरीका बना रहे हो, तो हमें एज अ रेगुलेटर जो इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज आप वो भी इंक्लूड करो. तो रेगुलेटर्स होते हैं एएसबी में. एकेडमिशियंस होते हैं. सो एकेडमिशियंस आर पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. दे नो हाउ अकाउंटिंग टेक्स प्लेस, दे नो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, स्कोर्स ऑफ अकाउंटिंग. एंड दैट इज वाई वो लोग होते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैसे करना वो बता पाएंगे. जैसे जो एकेडमिशियंस होते हैं उन्हें पता है कि अकाउंटिंग का बेस होता है क्या? प्रूडेंस, अक्रूवल, मैचिंग. तो इस बेसिस पे वो अकाउंटिंग करने के रूल्स बनाते हैं. लेकिन दे विल रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम रेगुलेटर्स, फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ASB also has representatives from government departments. Government departments, CBDT, Central Board of Direct Taxes. ओके, इनकम टैक्स करके आप लोगों को सब्जेक्ट है जो अभी आप ग्रुप 1 में पढ़ रहे हो. तो सीबीडीटी पढ़ा क्या? कभी आया क्या? सुना कि नहीं सीबीडीटी के बारे में? यस, सीबीडीटी नहीं सुना होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुना होगा. तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, अगेन जिनका काम होता है कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टडी करो, उनसे टैक्स कलेक्ट करो, वो भी अपने ओपिनियंस दे सकते हैं. वो बोल सकते हैं कि भाई देखो, टैक्स कैलकुलेशन में या इनकम कैलकुलेशन में हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप अकाउंटिंग करते वक्त, अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करते वक्त वो भी ध्यान में रखो कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिले. सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. एंड देन देयर आर अदर पीपल ऑल्सो.
ओके तो कभी अगर एएसबी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स चाहिए उन्हें, तो वो और एक्सपर्ट्स को भी लेके आते हैं। बट सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है, इसमें इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, रेगुलेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, एकेडमिशियंस, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट्स, these all are part of accounting standard board, because we have to think from all the angles together while prescribing accounting. वरना आप अकाउंटिंग बुकिश नॉलेज से बनाओगे और बिजनेसेस को वो करना पॉसिबल ही नहीं होगा। आप कुछ ऐसा अकाउंटिंग कर दो, बता दोगे जिससे गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगी ही नहीं, शायद से रेगुलेटर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगी नहीं। दैट इज वाई we will have to have representatives from all different types of these sectors, ताकि हम जो अकाउंटिंग करने का रूल्स बना रहे, गाइडलाइंस बना रहे हैं, वो एकदम परफेक्टली बने, सबकी नीड्स सेटिस्फाई हो। सो इधर तक क्लियर? हाँ बोलो। क्या? सॉरी? एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने बताया कि आपको, जैसे क्रिप्टो करेंसी ले लो सपोज, अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कोई अलग टाइप की है, डिजिटल करेंसी है। तो अगर कोई कल होके मुझे बोलता है कि आपको ना क्रिप्टो करेंसी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डिसाइड किया कि वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिप्टो करेंसी व्हिच इज गोइंग इन द वर्ल्ड एंड विच इज समथिंग न्यू, वी नीड टू नो कि अगर बिजनेसेस क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना, वो सोचना पड़ेगा। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है कि चलो यार क्रिप्टो करेंसी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी बनाना पड़ेगा। लेकिन वो बनाने के पहले, ठीक है मुझे अकाउंटिंग सब आता है, बट हाउ डज क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली वर्क, अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा तो मैं अकाउंटिंग नहीं प्रिस्क्राइब कर पाऊंगा। So in that case, I might require somebody who are experts in cryptocurrency. तो others में ASB can take help of experts or other people, जो बहुत जरूरी है, जिनके बिना उन्हें ट्रांजैक्शंस की नेचर ही नहीं समझते। Okay? So are we clear about this? Yes? Okay. अब स्टैंडर्ड बनता कैसे है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड प्रोसेस क्या फॉलो करता है स्टैंडर्ड बनाते वक्त? पीपीटी सबको दिख रहा है ना? यस चलो, सो अभी देखो कि स्टैंडर्ड बनता कैसे। सबसे पहले देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। इसका मतलब कौन से एरिया पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, पहले वो एएसबी डिसाइड करता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया क्रिप्टो करेंसी का, शायद से सून अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अगर ये आगे जाके 5 years डाउन द लाइन अगर क्रिप्टो करेंसी में बहुत ट्रांजैक्शंस होने लगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड माइट डिसाइड कि अरे ये एरिया है जो बहुत नया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं समझ रहा है इसका अकाउंटिंग कैसे करना है, देयर इज नो प्रॉपर गाइडलाइंस, एवरीबडी इज अकाउंटिंग इन देयर ओन वे, so there is a need to have strict set of guidelines and rules regarding how to account for cryptocurrency. So ऐसे एक एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा कि ये एक एरिया है जिसपे अकाउंटिंग के गाइडलाइंस देना बहुत जरूरी है। ओके, एक बार उन्होंने एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से अकाउंटिंग ऑफ क्रिप्टोकरेंसी, उसके बाद देयर इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्टडी ग्रुप। अब हमने अभी देखा कि एएसबी में इतने सारे लोग हैं, अब सब लोग मिलके थोड़ी बनाएंगे स्टैंडर्ड को। मुझे बताओ, जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव है उसमें से लेट्स से समबडी फ्रॉम ज्वेलरी बिजनेस, अब उसका क्या काम है क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग में? कुछ है क्या काम उसका? नहीं ना। सो सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट इट डज नॉट मीन कि एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए सारे लोग लग जाते हैं। हाँ, एक स्टडी ग्रुप बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर भी कि ये क्रिप्टो करेंसी पे स्टैंडर्ड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ग्रुप को दी जाती है, और वो ग्रुप में जो बेस्ट सूटेबल लोग हैं ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए, इस टॉपिक पे स्टैंडर्ड बनाने के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है और बनता है स्टडी ग्रुप। फिर वो स्टडी ग्रुप पूरा एनालिसिस करता है, स्टडी करता है और उनके हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ड्राफ्ट बनाता है।
ओके, फाइनल नहीं है ये, दे जस्ट प्रिपेयर दैट वॉट एवर दे हैव स्टडीड, रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ अकाउंटिंग फॉर क्रिप्टो करेंसी, दे विल मेक अ ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बन गया। अब ये जो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनता है ये सर्क्यूलेट होता है। किसमें सर्क्यूलेट होता है? तो काउंसिल में एंड अदर मेंबर्स, और काउंसिल मेंबर्स में एंड आउटसाइड बॉडीज। और काउंसिल मेंबर्स मतलब क्या? सी, आईसीएआई एक बॉडी है, लेकिन वो आईसीएआई को चलाने के लिए एक ग्रुप है, काउंसिल है। ओके, जैसे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हम सुनते हैं, जो सेंट्रली आईसीएआई के फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आईसीएआई क्या डिसीजंस लेगी, क्या नहीं होगी। तो उसके एक ग्रुप होता है, दैट इज काउंसिल मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ आईसीएआई। तो ये जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं उनको ये अकाउंटिंग का ड्राफ्ट जो बनाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो दिया जाता है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सी आईसीएआई को चलाने वाले जो काउंसिल मेंबर्स है वो, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाला अलग होता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज इंडिपेंडेंट। तो एएसबी अपना अपना स्टैंडर्ड बनाएगा और फिर वो ये काउंसिल को भेजेगा, काउंसिल को बोलेगा देखो हमने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, गो थ्रू इट। प्लस जो आउटसाइड बॉडीज होते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन जिन लोगों को इम्पैक्ट होगा, प्रोबेबली रेगुलेटर्स को, देन सीबीडीटीज को, कंपनीज के केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये जितने भी आउटसाइड बॉडीज है जो इम्पैक्ट होंगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, उन्हें सर्कुलेट किया जाएगा ये ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। इधर तक प्रोसेस क्लियर? यस, ओके। इसके बाद क्या होगा? असर्टनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ आउटसाइड बॉडीज ऑन ड्राफ्ट। फिर बाकी सब लोगों को ये ड्राफ्ट क्यों दिया गया था? सो दैट दे विल रीड एंड दे कम अप विद देयर ओपिनियंस। कि ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ हमने स्टैंडर्ड बनाते वक्त लिख दी बट प्रैक्टिकली नहीं उतनी फिजिबल है। प्रैक्टिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोलेंगे नहीं भाई ये डेटा नहीं हो सकता है जमा, आप जो बोल रहे हो, या फिर कोई और सजेशन दे कि ये भी प्लीज आप स्टैंडर्ड में डाल दो ताकि हमारी ये इंफॉर्मेशन भी कैप्चर हो जाए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो बोर्ड एएसबी है और ये जो स्टडी ग्रुप है, ये सारे लोगों, जिन लोगों को ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया था उनके व्यूज कलेक्ट करेगा एंड उसके बाद वो व्यूज लेके अगर वो स्टडी ग्रुप को लगता है कि स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो उसमें चेंजेस कर देंगे और फिर बन जाता है एक्सपोजर ड्राफ्ट। ओके, चेंजेस करने के बाद भी अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल नहीं हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड, बड़ी लंबी प्रोसेस होती है ये चेंजेस करने के बाद जो अभी डॉक्यूमेंट बना है उसे बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। ओके, एक बार ये एक्सपोजर ड्राफ्ट बन गया, वो क्या होता है एक्सपोजर ड्राफ्ट? ये एक्सपोजर ड्राफ्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल किया जाता है आईसीएआई के, और आईसीएआई के वेबसाइट पे डाला जाता है कि ये टॉपिक पे, जैसे लेटली लास्ट अगर तुम देखोगे तो कुछ एग्रीकल्चर का अकाउंटिंग कैसे करना अब तक इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में था ही नहीं, उस पर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया गया है, मैं दिखाऊंगी आपको। और वो एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है वो बीच में आईसीएआई के वेबसाइट में पब्लिश किया गया था। फॉर व्हाट? फॉर कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक। अब पब्लिक मतलब यूजुअली क्या होता है, आईसीएआई बोलती है अपने मेंबर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कि ये स्टैंडर्ड रिलीज कर रहे हैं हम, ये स्टैंडर्ड फाइनलाइज करने का सोच रहे हैं, ये ड्राफ्ट है अभी, प्लीज गो थ्रू इट एंड कम अप विथ योर कमेंट्स। तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल रीड दोज मेंबर्स ऑफ आईसीएआई, जो सीएज होते हैं वो पढ़ेंगे वो ड्राफ्ट, उन्हें लगा कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, दे विल सेंड दोज चेंजेस और रिकमेंडेशंस टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, उसके लिए कुछ महीनों के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए वो एक्सपोजर ड्राफ्ट वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो भी व्यूज हमें मिलते हैं, हमें मतलब वो जो ग्रुप बनाया गया है स्टडी ग्रुप, वो स्टडी ग्रुप को जो भी व्यूज मिलते हैं, अगर उनको लगता है कि वो व्यूज कुछ अच्छे हैं कंसिडर करने जैसे, तो वो एक्सपोजर ड्राफ्ट में चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बनता है वापस से वो एक स्टैंडर्ड एक बार काउंसिल को बताया जाता है और काउंसिल को बोलते हैं कि देखो हमने जो ड्राफ्ट बनाया हुआ था उसके बाद हमें आउटसाइड बॉडीज से ये रिकमेंडेशंस आए तो वी हैव मेड दिस चेंजेस,
when the exposure draft was put for the public comments on ICAI website, we got this comments from chartered accountants and we took care of this comments. We found this comments or suggestions interesting. We have changed the standard and now this is the new stage of the standard and it is given to the council और council को बोला जाता है now please go through it. अभी भी अगर काउंसिल को लगता है कि कुछ चेंज करना जरूरी है तो काउंसिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बोलेगा और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को लगता है कि वो चेंज करना जरूरी है तो वो चेंज कर देंगे. ओके तो इस तरीके से काउंसिल से आए हुए मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इफ दे थिंक कि हाँ बराबर है तो डिस्कशन करके दे माइट चेंज इट इन द स्टैंडर्ड. Okay, and then what will happen is then the final standard will be ready which ICAI will issue. ICAI बोलेगा अब ये standard final है, ये हमने issue कर दिया, ये इस date से applicable होगा. So this is how actually the accounting standard is prepared and this process takes significant amount of time. ऐसे आज डिसाइड किया ASB ने और 2 दिन बाद या 2 महीने बाद भी स्टैंडर्ड नहीं होता है. इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो आर वी एग्जैक्टली क्लियर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है और कैसे बनता है? यस नो? ये वाला हाँ तो उसमें कैसे होता है कि सी बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया कि क्रिप्टो करेंसी पे स्टैंडर्ड बनाना, फिर एक ग्रुप बनाया. वो ग्रुप ने क्या किया, ग्रुप ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि क्रिप्टो करेंसी के हमारे हिसाब से अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए. अब ग्रुप क्या करेगा, ये जो ड्राफ्ट बना हुआ है ये जो ICAI के काउंसिल मेंबर्स होते हैं. ओके मतलब ICAI इज रन बाय अ बॉडी, मतलब एक ICAI एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें चलाने के लिए कुछ ग्रुप लगेगा, कुछ लोग लगेंगे, तो वो काउंसिल होता है. उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो ICAI को रन करते हैं. तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसका जो ये स्टडी ग्रुप है जिसने ये ड्राफ्ट बनाया है कि हाँ भाई हमारे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए, वो क्या करेंगे, ये जो ड्राफ्ट है उसे काउंसिल मेंबर्स को देंगे. मतलब ICAI के जो काउंसिल मेंबर्स है उन्हें देंगे, उन्हें बोलेंगे देखो हमने ये ऐसा ड्राफ्ट बनाया हुआ है, हम बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए. प्लस बाहर के जो लोग हैं, जैसे मैंने क्या बोला, बाहर के लोग कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके कुछ रेगुलेटर्स, उन्हें ये स्टैंडर्ड दिया जाएगा और बोला जाएगा अब आप पढ़ो ये और हमें बताओ कि ये ड्राफ्ट तुम्हें सही लग रहा है या क्या इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है. सो दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट टू काउंसिल मेंबर्स एंड आउटसाइड बॉडीज. ओके किसी और को डाउट कि मैम कुछ तो प्रोसेस में अभी भी समझा नहीं है? सबको प्रोसेस एब्सोल्युटली क्लियर? नो डाउट? ओके एक सेकेंड. राइट, सो ये था हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा बनता कैसे है. ये पूरा ये जो हमने अभी कवर किया ये ऐसे थ्योरी में दिया गया है. This is our standard setting process which we have completed. Now just for our information, ऐसे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं? तो ये देखो, ये लिस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. नंबर वाइज देखोगे तो 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, बट देर आर नॉट 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्यों नहीं है? क्योंकि बीच के नंबर्स नहीं है. देखो 6 नहीं है, देखो बीच में, क्योंकि 6 जो नंबर का स्टैंडर्ड था वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पे था, लेकिन वो अभी स्टैंडर्ड हटा दिया है. डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मिक्स किया गया है.
और अगर देखोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है ही नहीं, क्योंकि वो पहले था रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पे, लेकिन वो भी निकाल दिया गया है क्योंकि वो गाइडेंस कोई और स्टैंडर्ड में मिक्स कर दिया गया है। सो 6 नहीं है, 8 नहीं है, बाकी सब है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या ये आपको लर्न होनी चाहिए? नहीं। आपको जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1 में है, बस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके नाम और उसके अंदर स्टैंडर्ड्स ने क्या बोला है वो पता होना चाहिए। तो आपके ग्रुप 1 में जो स्टैंडर्ड्स है हमने वो देखे हुए थे, जिसमें से हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी पढ़ना चालू करने वाले हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ओके, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12? इट डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके, चलो। सो मैं एकदम से वो स्टैंडर्ड अभी स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ, बट लेट्स एटलीस्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं उसका। उसके पहले कुछ चीजें मुझे तुम लोगों को दिखानी है। प्रैक्टिकली जो हमने अभी जो पढ़ा, क्या सच में प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है? क्या इज देयर एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड? पता होना चाहिए तुम्हें। ICAI's वेबसाइट, ये देखो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, हु इज द चेयरमैन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो उन्होंने दिया हुआ है। हमारी वेबसाइट है जो आप काफी बार देखते हो, या वो जो सिर्फ आप रिजल्ट के दिन खोलते हो, है ना? सिर्फ रिजल्ट के दिन खोलते हो क्या तुम लोग वेबसाइट? यस, सो ही इज द चेयरमैन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब थोड़ा नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे मेंबर्स भी देखो दिए गए हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के मेंबर फिलहाल कौन कौन है, उनके नाम दिए गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो सेकेंड पॉइंट, ASB मीटिंग अपडेट्स। मतलब लिटरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो मीटिंग होते हैं, वो मीटिंग में एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कस किया गया, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से अकाउंटिंग पे क्या डिस्कस किया गया, हमें ये भी पता चल सकता है। जैसे हम यहाँ पे अगर जाएंगे ASB मीटिंग अपडेट्स, तो सारे डेट वाइज उन्होंने बताया है। 260th मीटिंग अभी हुई थी 1 फरवरी को, तो तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें वहां पे समझेगा कि वो मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया। अब सिंस ज्यादा बात एज से ज्यादा, सिंस नाउ बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं रिगार्डिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। सो मैम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हमें समझा, बट व्हाट इज इंड एज, व्हाट इज IFRS हम देखेंगे, जब टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगी। ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है, बस इतना समझ लो। तो उस पर क्या डिस्कशन हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, हमें इस पे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट प्रैक्टिकली यू शुड नो कि ये क्या होता है। सो उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या किया है, क्या इनिशिएटिव्स ले। जैसे ऊपर का सिर्फ पॉइंट तुम पढ़ोगे, थोड़ा बहुत समझेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसिडर्ड द कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या अब हमें पता है कि एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या होता है? यस नो? सो गए क्या? थियरी चालू है बहुत सारी इसलिए। अरे बोलोगे क्या? हाँ बारी है। एक्सपोजर ड्राफ्ट अभी हम लोगों को पता है, तो अब ये सेंटेंस का मीनिंग समझा क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया उस दिन? दे कंसिडर्ड द कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू इंड एज 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स करस्पॉन्डिंग टू अमेंडमेंट्स इन IFRS 17। सो कुछ तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ तो एक्सपोजर ड्राफ्ट दिया गया था, जिसमें जो कमेंट्स आए वो कमेंट्स को रिव्यू किया गया, डिस्कस किया गया। ओके, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेगा। इट वाज नोटेड
that most of the comments were in the nature of educational issues which can be covered in the educational material on Ind AS 117. तो बोले कि ज़्यादा जो भी कमेंट्स आए थे पब्लिक से, पब्लिक मतलब CS से जो मेंबर्स है, वो ज़्यादा करके इससे रिलेटेड आए थे कि जो स्टडी मटेरियल पे, कि जब इंड AS 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या दिक्कत आती है, एजुकेशनल मटेरियल कैसे अच्छा हो सकता है, उस पर ज़्यादा कमेंट्स आए थे, ये उन्होंने देखा. The ASB accepted few editorial changes and authorized the chairman to finalize the amendments for placing the same before the council for its consideration and approval. तो ASB ने कुछ एडिटोरियल चेंजेस देखे और उन्होंने क्या बोला कि ये कमेंट्स देखो आए थे, इसमें से ये सब तो एजुकेशनल है, तो जो स्टडी मटेरियल बनाते हैं उसमें डील किया जाएगा. जो एक्चुअली स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड में ये माइनर चेंजेस है, ये हम करेंगे एंड वो काउंसिल के सामने पेश किया गया एक्सपोजर ड्राफ्ट कि प्लीज फाइनलाइज दिस नाउ. सो ऐसे ASB, द मेन पर्पस टू शो यू दिस इज व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मीट्स, उस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के एग्जिस्टिंग मेंबर्स कौन है, उनके मीटिंग्स में क्या डिस्कशन किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे बदला जा रहा है, ये सब हमें वेबसाइट पे मिलता है. ओके और एक आपको ना देखो ये व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको कुछ एक्सपोजर ड्राफ्ट्स भी दिख सकते हैं. ये देखो कमेंट्स ऑन IASB एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑन कोविड-19 रेंट कंसेशन. तो कोविड के टाइम पे आपको पता होगा कि सब लॉकडाउन हो गया था ऑब्वियसली. सो देयर वर पीपल जिन्होंने प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई थी, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज रेंट पे ली हुई थी. तो रेंट जो ट्रांजैक्शंस हुए बहुत कंफ्यूजन हो गया. कुछ लोगों को रेंट में छूट मिली, किस किस लोगों का रेंट कम हो गया. तो इस सब का अकाउंटिंग कैसे करना है उससे रिलेटेड कुछ ड्राफ्ट बनाया गया है. और वो ड्राफ्ट ये देखो कमेंट्स ऑन, अगर आप खोलोगे तो आपको वो दिख जाएगा कि कुछ एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया गया है रिलेटिंग टू कि ये कोविड के टाइम पे रेंट कंसेशंस जो ट्रांजैक्शंस है उनका अकाउंटिंग कैसे करना है. तो उस पे कमेंट्स, एक्सपोजर ड्राफ्ट है, कमेंट्स पूछे गए थे. ये देखो सब्जेक्ट कमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और IASB's एक्सपोजर ड्राफ्ट. अब ये थोड़ा सा अलग है, आपको अभी नहीं समझेगा ये, बट ऐसे अगर कोई भी टॉपिक पे, यहाँ पे पब्लिक के कमेंट्स नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है IASB एक अलग बॉडी है, उस पे इंस्टीट्यूट ने क्या कमेंट्स दिए गए वो इधर हिस्सा है. नॉट वेरी रेलिवेंट राइट नाउ, इग्नोर कर दो वो. अभी फिलहाल कोई एक्सपोजर ड्राफ्ट दिख नहीं रहा है, बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक्सपोजर ड्राफ्ट्स मिलते हैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ना. और एक जगह होती है जहाँ पे लिखा होता है एक्सपोजर ड्राफ्ट्स. एक सेकेंड रुको. रिसोर्सेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जाओगे, नहीं यहाँ पे भी नहीं, आई फॉरगॉट एक्चुअली वो पाथ कहाँ पे था, बट एक एक्सपोजर ड्राफ्ट का एक टैब होता है जहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि कौन से स्टैंडर्ड्स का एक्सपोजर ड्राफ्ट आउट किया गया है कमेंट्स के लिए, और आप उसे पढ़ के आपके कमेंट्स दे सकते हो. अब आई फॉरगॉट हाउ टू लोकेट, वो कहाँ पे है, सर्च में डाल के देख लो एक बार कुछ मिल रहा है क्या. ऐसे नहीं है, बट लेटली एग्रीकल्चर का जो एक्सपोजर ड्राफ्ट था थोड़े महीने पहले या एक साल पहले अवेलेबल था कमेंट्स के लिए. फिर अकाउंटिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करना चाहिए, क्योंकि उस पर भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज का अकाउंटिंग कैसे करना है, तो उस पर भी एक्सपोजर ड्राफ्ट अवेलेबल था. और मुझे कहीं दिख गया तो मैं पक्का तुम्हें दिखा दूंगी. फिलहाल कोई एक्सपोजर ड्राफ्ट है नहीं जो कमेंट्स के लिए आउट है.
कहीं तो देखा था यार मैंने, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू लोकेट इट। हाँ ये देखो, रिसोर्सेस में लिस्ट ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट देखो, एक्सपोजर ड्राफ्ट्स इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक्सपोजर ड्राफ्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक्सपोजर ड्राफ्ट्स ऑफ रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे जाते हो अंदर तो ब्लैंक दिखता है क्योंकि फिलहाल कोई एक्सपोजर ड्राफ्ट है नहीं, सो देयर इज अ सेपरेट टैब। देखो एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, तो है कि एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंजेस कर रहे हैं। तो क्या चेंजेस किए हुए हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आपके सिलेबस में है ग्रुप 2 के, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, उस पे देखो एक्सपोजर ड्राफ्ट है। सो ये थोड़ा ऐसे ही नॉलेज के लिए पढ़ लेना। इज दैट क्लियर कि कहाँ पे मिलता है आपको? सो एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके मेंबर्स, उनका मीटिंग, एक्सपोजर ड्राफ्ट वेबसाइट पे कहाँ पे अवेलेबल है, कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाला है, बट नाउ आर यू क्लियर अबाउट दिस? यस, ओके। चलो ये तो सिर्फ ऐसे ही था फॉर मोर नॉलेज। लेट्स गो अहेड, कमिंग बैक टू आवर सिलेबस। The accounting standard which we are going to start is Accounting Standard 12, which deals with accounting for government grants. Okay. Now before understanding this standard, बस एक basic जो कवर करना है वो ये है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मुझे बताओ कि क्या उन्हें गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलती है क्या? Do businesses get some help from governments? Have you heard anything like that? Other than आप बोलोगे कि मैम गवर्नमेंट रोड वगैरह तो कंस्ट्रक्ट करता ही है, तो जो रोड कंस्ट्रक्ट करता है उसका फायदा तो बिजनेसेस को भी होता है। बट ऐसा छोड़ के डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर कंपनी को या ग्रुप ऑफ कंपनीज को गवर्नमेंट ने हेल्प किया, ऐसे कुछ सुना है क्या? कभी ऐसे होता है क्या? डू बिजनेसेस गेट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट? यस, ऐसे सलोनी बोल रही है। कैसे? नहीं पता? ओके, सी वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती है। जैसे अगर गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें प्रमोट करनी है, कुछ बिजनेसेस को प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट उनको उस टाइप के बिजनेसेस को या उस पर्टिकुलर कंपनी को भी हेल्प करता है। जैसे अगर गवर्नमेंट मुझे शायद से ऐसा बोल दे कि अगर आप कोई अंडर डेवलप्ड एरिया है कंट्री का, जहाँ पे राइट टैक्स इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, प्लस ऐसे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझे स्पेसिफिकली मेरे कंपनी को बोलता है कि अगर आप कोई इंडिया के अंडर डेवलप्ड एरिया में अगर आप फैक्ट्री डाल रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलेगा उस केस में आपको फैक्ट्री डालने का जितना भी खर्चा है उसका 20% खर्चा हम देंगे आपको, वी विल फंड, हम आपको देंगे 20% एक्सपेंस ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंट्री। गवर्नमेंट क्यों करेगा ये? प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी एरिया तब डेवलप होता है जब वहाँ पे इंडस्ट्री आती है, जब बिजनेसेस आएंगे तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो एजुकेशन होता है, पैसे हाथ में आते हैं, खर्चा होता है, ओवरऑल वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हो जाते हैं, मॉल्स हो जाते हैं, थिएटर्स हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है वहाँ का। अगर आप कहीं पे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसे एरिया में इंडस्ट्री डाल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डाल रहा है जो रिलेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट नहीं है कंट्री का, सो गवर्नमेंट माइट डिसाइड कि हाँ वो बिजनेस को हमें पर्टिकुलरली हेल्प करना है। और कैसे हेल्प करना है? कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कभी कभी बोलती है कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, गवर्नमेंट कभी ऐसे बोलती है कि आप पैसा लगाओ 20% पैसा हम देंगे, 20% एडॉक परसेंटेज कुछ भी। गवर्नमेंट बोलेगा कि ये 2 टाइप की मशीनरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट बोल सकता है हम आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ करेंगे।
तो ऐसे मल्टीपल हेल्प अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है। ओके, अब एक प्रैक्टिकल देखते हैं। देयर इज अ वेबसाइट जिसका नाम है, आई डोंट नो वो अभी भी है क्या, standupmitra.in। standupmitra.in, इस पे जब आपको जाओगे तो आपको इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स दिखेंगे। एक दो मिनट, वो लोड हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे ना आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स अवेलेबल होते हैं ना वो दिखते हैं, कहीं तो दिखेंगे। कुछ स्कीम्स लिस्ट होते हैं। दो मिनट है, हाँ देखो, स्टैंड अप ये स्कीम, और सब्सिडी स्कीम्स भी देख लो फॉर ऑल। हाँ, ये देखो सेंट्रल लेवल पे कुछ सब्सिडी स्कीम्स चल रही है, उनकी लिस्ट उन्होंने यहाँ पे दी गई है। क्या है देखो, सब्सिडी स्कीम, उसका नाम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। ओके, ये गवर्नमेंट की स्कीम का नाम है। कौन सी मिनिस्ट्री ऑफर कर रही है ये गवर्नमेंट की? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्क्रिप्शन क्या है ये स्कीम का देखो, Ministry of Textiles introduced the Technology Upgradation Fund Scheme for textiles and jute industry to facilitate induction of state-of-the-art technology by textile units. So this ministry wants कि जो इंडिया के टेक्सटाइल यूनिट्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उनमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, वो लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें टेक्सटाइल्स बनाते वक्त। Under the amended TUFs effective from January 13, only capital subsidy is provided। अब इसमें प्रोवाइड क्या किया जाएगा? कैपिटल सब्सिडी इज प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अ कैप ऑफ 30 करोड़। मतलब अगर आप ये स्कीम में एलिजिबल होगे तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, कितना? मैक्सिमम अप टू 30 करोड़ फॉर एलिजिबल यूनिट्स इन टेक्सटाइल सेक्टर। ओके, अभी वो बोलते हैं टू नो मोर डिटेल्स प्लीज विजिट। आप यहाँ पे जाओगे तो ये स्कीम्स का क्या है, उसके पूरी डिटेल्स आपको दिए जाएंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम्स जो है, हमें कुछ डिटेल में ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से, बिकॉज दिस नॉलेज इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे वो लोग देते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वो बहुत सारे ड्राफ्ट इधर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में आपको डिटेल में दिया जाता है कि कौन से बिजनेसेस को ये स्कीम एप्लीकेबल होगी, कौन सा खर्चा करोगे तब आपको ये सब्सिडी मिलेगी और कितने की मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। कोई और सिंपल दिख रहा है क्या, देखती हूँ मैं। अब स्कीम डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको समझेगा कि आप जब वो स्कीम डिटेल्स पढ़ोगे डिटेल में तो आपको उधर बहुत सारी चीज़ें दिखती है।
दे विल से कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों लाई गई है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन ऑफ द स्कीम, दिस पर्टिकुलर स्कीम जिसका डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं, इज टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड वर्क प्लेस and linkages based entrepreneurial ecosystems for startups that is operationally and financially viable. Okay, फिर वो प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं. प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, फिर वो बताएंगे कि ग्रांट क्या होगा. ये देखो गवर्नमेंट क्या आपको देगा वो देख दिया है इधर. The Ministry of Textiles will provide grant assistance to PIs as outlined below. क्या हेल्प प्रोवाइड करेंगे. Component 1 infrastructure, 100% grant in aid will be provided towards infrastructure support. तो जो लोग ये स्कीम्स को, अब हमने उतने डिटेल में डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, बट जो लोग भी ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उन्हें क्या मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए पैसे मिलेंगे, बट इट विल बी नॉट मोर देन 4 करोड़ पर इंक्यूबेटिव एंड ₹12 करोड़ पर इंक्यूबेशन सेंटर. Component 2 capacity building services and linkages, 100% grant in aid towards capacity building services and linkages, maximum 31 lakhs. So basically अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे कितने सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है. ये तो हमने अभी ये एक खोल के देखा. इफ यू सी, दिस इज द एंटायर लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स विच आर अवेलेबल. जस्ट सी कितने सारे स्कीम्स है. उसमें से कुछ पूरे इंडिया के बिजनेसेस को एप्लीकेबल है, कुछ स्टेट वाइज है. जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये देखो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्या निकाला है, एग्जेम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर 10 years टू ऑल न्यू यूनिट्स. जो भी न्यू यूनिट्स होंगे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा ही नहीं, एग्जेम्प्ट होगा. कितने साल के लिए, 10 साल के लिए. लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टेट में एप्लीकेबल है. सो इफ यू अंडरस्टैंड देर आर मल्टीपल स्कीम्स, आप लिस्ट देख रहे हो, जिससे गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप ये कंपनी हो, अगर आप ये चीजें, ये कंडीशंस फुलफिल करते हो. जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पहला वाला जो हमने पढ़ा था दैट वाज ओनली फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिजनेस में हो. एंड प्लस जब हम और डिटेल में अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ते थे तो हमें समझता था कि अगर आप ये चीजें फुलफिल करोगे तो हम आपको ये मदद करेंगे. जैसे हमने अभी पढ़ा, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे मैक्सिमम अप टू 4 करोड़. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक न्यू यूनिट रहोगे और अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तो 10 साल तक हम आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका माफ कर देंगे. सो इफ यू सी कि ये जो होता है, दिस इज वेरी कॉमन कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को गेटिंग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट इज वेरी कॉमन. And that is why how exactly to account for this, कौन सी हेल्प गवर्नमेंट से मिली तो उसे गवर्नमेंट ग्रांट बोला जाएगा. अगर वो गवर्नमेंट से हेल्प मिली तो उसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए. अगेन लॉट ऑफ कंफ्यूजन, पीपल डिड नॉट नो अबाउट इट. सो उसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ अकाउंटिंग. ओके, क्यों उसका अकाउंटिंग होना चाहिए, बिकॉज पीपल हु आर रीडिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे शुड नो कि आपके बिजनेस को गवर्नमेंट से हेल्प मिली हुई है, कितने एक्सटेंट तक हेल्प मिली हुई है. ये सब चीजें हम देखने वाले हैं कि अगर बिजनेसेस को, सो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कोई कंपनी में काम करोगे जो ऐसी कोई स्कीम को अप्लाई करता है और अगर उन्हें गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना, उसके रूल्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में दिए गए हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. टुडे आई वांट यू ऑल टू डू वन थिंग, कि कोई भी एक स्कीम उठाओ और वो स्कीम का पीडीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ो. एंड ऑब्वियसली बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस ये देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि गवर्नमेंट क्या हेल्प देने वाला है. और दूसरा, प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट अगर हेल्प देगा तो द गवर्नमेंट विल रिक्वायर यू टू फुलफिल सर्टन कंडीशंस. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है वो डॉक्यूमेंट्स पे से कि कौन से कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आपको गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिलेगी. ओके, जब आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, कल जब हम ये AS12 पढ़ेंगे तो और ठीक से समझेगा. इज होमवर्क क्लियर? यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट विच इज standupmitra.in. आर वी क्लियर? आज का लेक्चर पूरा क्लियर है इधर तक? यस?
ओके, होमवर्क भी क्लियर है? यस, सो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल अभी एकदम बुकिश पे आ जाएंगे, डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, सिंपल है, लॉजिकल है, हाथ के मार्क्स है ये स्टैंडर्ड। ओके, सो चलो, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। एनी डाउट्स इन टुडेज लेक्चर? नो? So let's stop.